everyone, a very good evening to all of you. Welcome you all in today's session. कैसे हैं आप सब? I hope you all must be doing well. Sorry for the late session क्योंकि आज आपके लिए मैं ये जो छोटा सा सेशन है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ. बेसिकली आपकी तरफ से मुझे वेस्ट बंगाल का जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी मिला है स्टूडेंट की तरफ से, तो मैंने उसको सॉल्व किया है. तो सॉल्व करके आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, किस तरीके के आंसर्स आपके आने चाहिए, और एक तरीके से अनऑफिशियल आंसर की है ये जो यहाँ पर आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ. और एजुकेशन का कंप्लीट पेपर है ये, तो आपके लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. और जब मैं एनालिसिस करी थी आपके क्वेश्चन पेपर को तो इट वाज वेरी ग्रेट टू नो कि सभी के सभी जो क्वेश्चंस है आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं. हालांकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट है, लेकिन आप सबके लिए बहुत बढ़िया है जिन्होंने यहाँ पे मेरे सेशंस को अगर फॉलो किया होगा. जितने भी सेशंस हमने लिए थे यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के दौरान या वेस्ट बंगाल के सेट के प्रिपरेशन के दौरान, तो उस समय जब हमने क्वेश्चंस करे तो वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. तो आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे मैराथन से आए हैं. तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए. हालांकि क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कंसिस्टेंटली मेरे को फॉलो किया होगा, चीज़ों को पढ़ा होगा, तो आपने 100% अपने क्वेश्चंस को अच्छे से बनाया होगा. तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं कैसे रहे क्वेश्चन. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सबके लिए आंसर्स यहाँ पे मार्क करे. मैं आपको इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा. तो वो आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना उसके लिए. लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि क्या क्या मेरे रिस्पॉन्सेज रहे हैं. तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था यूजीसी नेट का. सबसे पहला था क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम्फेसाइजेज ऑन. जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो वो किस पे एम्फेसाइज करती है? तो वो एम्फेसाइज करती है द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन द जनरल स्कूल्स एंड फैसिलिटीज देयर अटेंशन. क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक सिस्टम है जिसके अंदर हम एक जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एक जो भी लर्निंग है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फैसिलिटीज उनको दे रहे हैं. तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ disability, we are trying to give the equal footing. तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है बी. नाउ सेकंड क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन में ना पता है क्या लगा इस क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए कि जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर बनाया है उसने असर्शन रीजन ही क्यों डाला है. जब आप स्टेटमेंट के अंदर आंसर कर रहे हैं तो असर्शन रीजन तब आता है कि जब उसका रीजन भी आप उसको क्लियर करना चाहे. लेकिन ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपने क्वेश्चन बनाया है और असर्शन रीजन डाल दिया तो गलत है. बहरहाल इसको देखें तो क्या होना चाहिए कि असर्शन रीजन में दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि एक तरफ प्लानिंग की बात करिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग द टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और प्लानिंग एक्टिविटी फोकस करता है अटेनिंग गोल पे. तो दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहिए क्वेश्चन बनाने वाले को, ना कि असर्शन रीजन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका रिपीट हुआ है यूजीसी नेट का, पेपर 1 में आया था. द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. तो वहां से हमारे पास आ जाएगा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था. हमने यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के दौरान यूनिट 4 में इसको किया था. सेम क्वेश्चन उठ के आया मैराथन में से. When did the National Council for the Teacher Education gives the curriculum framework? तो बहुत ईजी है, 2014. नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड बिहेवियरिस्टिक बेस्ड इंक्वायरी ओरिएंटेड. यूजीसी नेट का डिट्टो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं फ्रेंड्स. तो मेरा तो यहाँ से आंसर आ गया प्रोफिशिएंसी मास्टरी, आपका भी आ गया होगा, तो ए का 4th हो गया. इसके अलावा जब हम यहाँ पे बिहेवियरिस्टिक की बात करते हैं तो बिहेवियरिस्टिक के अंदर स्किल्स ये जो आ जाता है आपका कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, और जब हम इंक्वायरी की बात करेंगे तो इंक्वायरी के अंदर हमारे पास आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पे राइट आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रूब्रिक्स के बारे में. मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी द डी. व्हाई? वो इसलिए क्योंकि रूब्रिक वी आर यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स एनालिसिस, वी आर नॉट यूजिंग इट्स फॉर द टीचर्स एनालिसिस. ये कह रहा है कि इफेक्टिव क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी टीचिंग, नो, but it can be considered as a scoring guide which is used to evaluate the quality of the students and the criteria at the particular levels of achievements and scoring strategy. So the right answer of the question should be the
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्ड बाय द एल्बर्ट बंड्यूरा, तो हमारे पास राइट आंसर इसका ऑब्जर्वेशन लर्निंग आना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था रिसर्च का। रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसिशन, ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से साइंटिफिक मेथड के मैंने आपको कराए थे, याद हो तो रेप्लिकेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिपीटेशन, यानी कि जो हम सेम रिजल्ट्स आपके निकल के आ रहे हैं, तो सेम रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं तो आपके पास ए का सेकंड यहाँ से हो जाएगा, बी का फोर्थ, प्रिसिशन यानी कि एक्यूरेसी, फॉल्सिफिबिलिटी यानी कि हाइपोथेसिस टू बी प्रूवन रॉन्ग, और इसके अलावा पार्सिमोनियस का थर्ड आ जाएगा। नाउ 9th क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, नॉट पूछा है, तो बी शुड बी द राइट आंसर। व्हाई? क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रोसेस ओरिएंटेड की बात की जा रही है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की बात करी जा रही है, साथ के साथ एक सिनर्जीज बनाने की बात करी जा रही है रिलेशनशिप में, व्हेन द ईच एंड एवरी पर्सन इज कमिटेड टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट नहीं आता, तो बी शुड बी द राइट आंसर। Now, which educational activity is most desirable to the pragmatists? According to me, the right answer to the question should be the B. Why? क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, इसी में सारी चीजें आ जाती है, मोस्ट डिजायरेबल हो जाता है। हालांकि आपका वेस्ट बंगाल सेट के अंदर क्वेश्चन ये डी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर लर्निंग, अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज, शुड बी द बी, क्योंकि फ्यूचर एक्सपीरियंसेस में सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, इंटरवेंशन मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल, सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल, नॉन एकेडमिक मॉडल। इंटरवेंशन मॉडल, एक से ही आंसर आ जाना चाहिए था। इंटरवेंशन मॉडल के अंदर ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है डिसेबिलिटी की इनटू द जनरल एजुकेशन। टीम टीचिंग मॉडल के अंदर हमारे पास आ जाएगा द फोर्थ, स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड द रेगुलर टीचर, जब कंबाइन होते हुए लर्निंग करवा रही है। सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल के अंदर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, और इसके अंदर नॉन अकेडमिक में साइकोमोटर डोमेन आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये है द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे पास राइट आंसर है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। द राइट आंसर द क्वेश्चन इज स्पॉन्सर्ड। नाउ गैगरे हायरार्की बड़ा इजी, एसएससीबी डीसीआरपी सीक्वेंस हमने पढ़ा था, तो इनमें से कौन सा वाला इंक्लूडेड नहीं होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि वो उसके अंदर रूल लर्निंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट ये डिटो क्वेश्चन हमने किया था यूजीसी नेट का रिपीट हुआ, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी वाज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस द टीचर एजुकेशन, तो जस्टिस वर्मा कमीशन शुड बी द राइट आंसर। नाउ 15 का राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, विच इज अगेन द वेरी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, एकेडमिक अप्रोच मॉडल के बारे में पूछ रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, वेरी इजी। मेमोरी लेवल में रिकॉल रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग में कंसेप्ट की मास्टरी होना, तो यहाँ से ए इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन बड़ा इजी। अब देखो मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन रिपीट होगा, देखो यूजीसी नेट में प्रिपरेशन करने के दौरान मैंने आपको कहा था कि स्टर्नबर्ग तार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आएगा, अगेन आया। एनालिटिकल को कंपोनेंशियल कह रहे थे, क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल कह रहे थे, प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल कह रहे थे। एनालिटिकल और कंपोनेंशियल इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, नई इंफॉर्मेशन को लर्न करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल नोवेलिटी प्रॉब्लम होता है, नए तरीके के आइडियाज का अप्लाई होता है, अप्लाई करते लर्न मटेरियल टू द नोबल सिचुएशन, और प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल कहा जाता है। कहा था यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा विच विल बी दी 17 का ए, क्योंकि यहाँ पे जब हम कॉन्टेक्चुअल की बात करें तो कॉन्टेक्चुअल इज अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो सी का सेकंड आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ जाना था। फिर कह रहा है कंपोनेंशियल, कंपोनेंशियल में क्या है, रेफर्स टू द मीनिंगफुल एक्विजिशन ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द वंस ओन थिंकिंग, और एक्सपीरियंशियल के अंदर क्या है, नई तरीके के आइडियाज है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ए राइट आंसर आ जाएगा। नाउ फिर आता है 17वें के बाद 18वां, कह रहा है कि भाई सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करनी। अब देखो सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करना चाहते हैं, वी आर डीलिंग विद द सिंबल्स, वी आर डीलिंग विद द पर्टिकुलर, क्योंकि ये जो थ्योरी हमारे पास थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म विद द कम्युनिटी is trying to associate with a one symbol and there is a meaning of the particular symbol। जैसे कि हमारा अगर हिंदुइज्म हम कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक स्वास्तिक का जो साइन है उसका अपना एक मीनिंग है, ओम के साइन का अपना मीनिंग है, तो ये जो मीनिंग होता है तो हम उसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। तो अगेन जब सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करें, सो अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द बिलीव्स, तो उसके अंदर नैरेटिव शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। व्हाई?
क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट में बना था कि क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर हम बात करें तो नैरेटिव तरीके की जो रिसर्चेज है, तो नैरेटिव केस स्टडी आपने आप ध्यान रखा होगा, तो क्वालिटेटिव अप्रोच, तो वहां से नैरेटिव शुड बी द राइट आंसर, दी नरेशंस, दी एसोसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपेक्ट, लाइफ स्टोरीज, ठीक है। तो हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शन वुड बी द बी नैरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोकायोकी। तो पोकायोकी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यू इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी टुवर्ड्स हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, नो। मिस्टेक प्रूफिंग है, जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, एरर फ्री की बात कर रहा है, नॉट वाला बताना था तो सी। नाउ टैगोर प्लीड फॉर द ब्रिंगिंग द चाइल्ड इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द नेचर, यस, दोनों ही करेक्ट है, एब्सोल्युटली ट्रू। 20वां 21वां ये देखो करवाया था ना, डिस्प्रेक्सिया डिस्ग्राफिया, बड़ा इजी क्वेश्चन था, तो यही से हमारा आंसर आ जाएगा, द ए शुड बी द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था यहाँ पे, बस मैच करके बताना था इसके अंदर। नेक्स्ट 21 हो गया। नाउ 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द मैक्रो। मैंने दो तरीके के फाइनेंस बताते हैं, एक माइक्रो दूसरा मैक्रो। माइक्रो फाइनेंस जो आपका लिमिटेड है, यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। मैक्रो यानी कि बड़े लेवल की एलआईसी पॉलिसी, बड़े लेवल के सरकारी बॉन्ड, बड़े लेवल के जो कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मैक्रो फाइनेंस। तो उसके अंदर मैक्रो फाइनेंस में कोई रिस्क नहीं होता, एट ऑल द कंपनी मेन एम्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी, ब्रॉड एक्सपेक्ट होता है, तो दोनों ही हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आएगा विच इज नोन टू बी द 23rd का, ये आपका मैचिंग था। सिंक्रोनियस लर्निंग की बात करें तो वेरी इजी, सिंक्रोनियस लर्निंग के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो सिंक्रोनियस लर्निंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन व्हाट, दी इंटरनेट एंड लाइव स्ट्रीमिंग। असिंक्रोनस के अंदर ईमेल, और मोबाइल लर्निंग के अंदर सेकंड, और ब्लेंडेड लर्निंग में थर्ड। नाउ 24 इनइफेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, सारी चीजें आ जाती है, जनरली टेंस करता है सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी शलमैन बेसिक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ये बताइए जरा, ये क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं आपको अभी इसके बारे में बताती हूँ है क्या एग्जैक्टली। मैं आप जब तक अपना ये जो पर्टिकुलर स्लाइड लोड कर लेती हूँ। ओके, सो सी दिस इज अ पर्टिकुलर स्लाइड जो आपके सामने यहाँ पर मैं अभी शो करती हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। दिस वन मैंने आपको ना गैलोवे का सिस्टम करवाया था। गैलोवे के सिस्टम में ध्यान से देख रहा, ये जो एक्सपेक्ट आपके पास आ रहा है ये एग्जैक्टली है क्या। तो सी गैलोवे सिस्टम के अंदर हमारे पास ये सारे टॉपिक्स थे कि नॉन वर्बल स्टेजेस में कॉन्ग्रुएंसी इनकॉन्ग्रुएंसी, implement perfunctory, person impersonal, responsive unresponsive, involve dismiss, firm harsh, receptive irritation, comfort और distress था। ये सारे स्टेजेस थी जो कि वर्बल स्टेजेस के कॉन्ट्रास्टिंग वे में नॉन वर्बल स्टेजेस गैलोवे ने दिया था। अब इसी को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाला नॉन वर्बल कैटेगरीज है, मतलब नॉन वर्बल कैटेगरीज में नहीं आता, इसमें एक्सेप्टेंस भी नहीं आता, इसमें जस्टिफाइंग भी नहीं आता, ये दो आता ही नहीं है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में है नहीं। इसके साथ साथ आपको देखो यहाँ पर क्या है, कंफर्ट और डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, यहाँ पर आपका साइलेंस और कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं आता। जस्टिफाइंग की बात करो जरा, जस्टिफाइंग आ रहा है, नहीं आ रहा, जस्टिफाइंग नहीं, रिस्पॉन्सिव आ रहा है, अनरिस्पॉन्सिव आ रहा है, रिस्पॉन्सिव आ रहा है, इंप्लीमेंट आता है, और इसके अंदर रिसेप्टिव आता है क्या, जरा देखो जरा, रिसेप्टिव भी आता है, रिसेप्टिव भी आता है, ये तीनों आते हैं, यानी कि सेकंड थर्ड और फिफ्थ आते हैं, यानी कि सेकंड थर्ड और फिफ्थ हमारे पास आते हैं। अब क्या नहीं आते, पहला नहीं आता, चौथा नहीं आता, छठा नहीं आता, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा, पहला चौथा छठा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तीन है ही नहीं, दो बनाएंगे तो डी शुड बी द राइट आंसर, यानी कि चौथा और छठा, ठीक है, समझे। तो ये मैंने आपको गैलोवे का सिस्टम बताया था, तो वहीं से देखो क्वेश्चन बना, इन्होंने पूछा था नॉन वर्बल स्टेजेस, तो नॉन वर्बल स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पर बड़ा इजी क्वेश्चन आया है अगर आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है।
पढ़ लो जब तक, मैं एक बार आपके, एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। ओके, तो ये पर्टिकुलर क्या आपको कह रहा है, जो एक्सपेक्ट इसके अंदर this one, any counseling theory or the practice that incorporates and combines the doctrines, findings and techniques selected from the diverse theoretical, yes, तो वो diverse theoretical की बात करें तो eclectic counseling हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द व्हाट काइंड ऑफ द रिसर्च अप्रोच वी वुड लाइक टू सजेस्ट। अब इसमें बड़ा इजी क्वेश्चन था कि इसमें ऐसा कौन सा अप्रोच है, इसमें कई तरीके की बात करी जा रही, तो हम क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों अप्रोच की बात करें, इंटरप्रिटेशन भी कह रहे हैं, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को भी कंसिडर करें, तो मिक्स मेथड अप्रोच आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 पर्ट के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो पर्ट के बारे में ये पूछ रहा है, तो पर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया है कि इनमें से कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो उसके अंदर हमारे पास नन ऑफ द अबव सारी चीजें आती है। पर्ट मैंने आपको कहा था, पर्ट इन सीपीएम का तो सिलेक्ट टाइम था, क्रिटिकल पाथ था, पर्ट में हमें मदद करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव हमारी बेस प्लानिंग होती है, तो सारी चीजें आती है। इनमें से नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स तो कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। एजुकेशन एम्स कंटेंट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को इंपॉर्टेंट करने के लिए, यस दोनों ही करेक्ट है। एजुकेशन नीड्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया के इसमें आते हैं, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। विजुअल एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब ये क्वेश्चन है विजुअल एफिशिएंसी की बात करा, अगर ये विजुअल एक्विटी की बात करा है तो उसके अंदर हम बेस्ड ऑन द करेक्टिव लाइसेंस की बात करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि विजुअल एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर, तो विजुअल एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ये ध्यान रखना, यूनिट 10 में हमने करा था कि कौन से ऐसे असिस्टिव डिवाइस या अडेप्टिव टेक्नोलॉजी है जो हमें मदद करी है। तो अगर कोई बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड है, पार्शली इम्पेयर्ड है, तो उसको यहाँ पे करेक्टिव उसके टेक्नोलॉजी की यूज होगी, वो लार्ज जो प्रिंटेड वाली बुक्स का यूज करेगा, वो हेयरिंग का ज्यादा यूज करेगा कि दिखने में प्रॉब्लम है, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी शुड बी द राइट आंसर। 31 का सी। नाउ 32 का यहाँ पर क्या आना चाहिए इसका राइट आंसर, इसके अंदर ये कह रहा है हमको कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताया गया है यहाँ पर कि which of the following statements with regard to the cost benefit analysis is used for further decision making in education। तो cost benefit analysis में suggest the ways of increasing the profitability of education, ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूजीसी नेट के अंदर भी प्रैक्टिस करा था। तो जब हम यूजीसी नेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे जो यूजफुल था, तो उसमें क्या कह रहा था कि cost benefit analysis सजेस्ट करता है वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, yes either by increasing the benefit or lowering the cost, या it may point out the need for the change in resources allocation, yes which can offer the high rates of return, या एग्जामिनेशन होता है इन द रिलेशन ऑफ द रिलेटिव अर्निंग्स ऑफ द एजुकेटेड मैन पावर यहाँ पर यूजफुल है। तो यूजफुल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया, तो मेरे अकॉर्डिंग ना द राइट आंसर तो क्वेश्चन इज ए शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कह रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोवाइड करता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिलेशन टू द रिलेटिव अर्निंग्स ऑफ द एजुकेटेड मैन पावर, नो, क्योंकि ना एचआरए के रिसोर्स में आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। द राइट आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी शुड बी द ए शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, 4 क्वाड्रेंट जो है हमारे मूक के, तो किससे रिलेटेड है, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। नाउ 34 हो गया। 35वां बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको मैचिंग करना था। जो मैचिंग का अगर आप आंसर करोगे ना, तो टेलर एंड टाबा के अकॉर्डिंग बात की गई है, तो टेलर एंड टाबा ने आपको यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को मेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज द मेन जो एक्सपेक्ट, तो डी का थर्ड, तो यहाँ से सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 कंसेप्ट्स ऑफ द नॉलेज प्रपोज बाय द डैंग एल्यू, हाँ तो डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल हमारे पास आ जाएगा। 36 अगेन मैचिंग का क्वेश्चन था, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आए थे आपके एग्जाम में। तो इस मैचिंग वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि फीडबैक क्या है। अब देखो क्वेश्चन ना, फीडबैक तुम्हारा फॉर्मेटिव होता है लेकिन इसने समेटिव भी कंसीडर किया, चलो कोई बात नहीं। कंपिटेंसी सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास सैम्पलिंग आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास सेकंड आ जाएगा, 360 में मल्टीपल इन्फॉर्मेट्स आ जाएंगे, तो ए शुड बी द राइट आंसर। 37 ये पील ने दिया है, पील की डेफिनेशन है एजुकेशन साइकोलॉजी साइंस ऑफ एजुकेशन हु सेड पील। Now, the situation when the scores of the two variables tend to move in the opposite direction, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। 39 ये आपका ना, ये जो पर्ट का फॉर्मूला था, मैंने आपको पर्ट का फॉर्मूला करवाया था, तो ऑप्टिमिस्टिक +4
मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय द 6, ये फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट, हु सेड द वन गुड मदर इज वर्थ ऑफ, ये तो आपको पाल्मर ने दिया है ये. नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद द फिजिकल हेल्थ डिसेबिलिटी शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग टीचर रिस्पॉन्सिव एक्सेप्ट, जो कौन सा गलत है वो बताना है. तो सारी चीजें आती है, मतलब ये कह रहा है कि जार्गन का यूज करना लिमिट कर दो. यस, जार्गन्स को यूज करना लिमिट कर दो, सही है. प्रोवाइड करो वेरी डिटेल मेडिकल, यस. एनकरेज करो टू फाइंड द रेस्पाइट केयर फॉर देयर सन एंड डॉटर, नहीं, गलत है. क्योंकि ये कह रहा है कि अलग से जो केयर प्रोवाइड करने के लिए सन एंड डॉटर को, नो, जब हमारे घर में पेरेंट्स है हमारे अच्छा ख्याल रख सकते हैं तो वाई वी नीड अ रिहेबिलिटेशन सेंटर. उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड सपोर्टिंग सेंटर कन्वीनियंट होगा जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा. बट इफ द टीचर के अलावा जो पेरेंट्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करे तो वाई डू वी नीड अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर देम. तो डी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि गलत कह रहा है, बाकी सारे सही है. नाउ 41 हो गया. नाउ 42, policy implementation sometimes faces the problem. Yes, evaluation of the policy can be made through the research. Yes, दोनों करेक्ट है but is not a correct explanation of a. रिसेप्शन मैंने कहा था आपको आएगा, जो हम गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ, उसके बाद कह रहे थे जो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में कह रहे थे कि अटेंशन को गेन करना है, तो वो अटेंशन को गेन करना रिसेप्शन से रिलेटेड है मेंटल इवेंट्स के प्रोसेसेस में. तो ए का हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का हमारे पास सेकंड, यानी कि गेनिंग द अटेंशन, तो यही से हमारा आंसर हो गया. ए इज द राइट आंसर. एक्सपेक्टेंसी यानी कि वी आर इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, तो 43 का ए. नेक्स्ट है 44, which of the following approaches to curriculum objectives provide the scope for meeting the self expression need, तो humanistic aesthetic approach आ जाएगा. नेक्स्ट आता है 44 के बाद 45, ICD can provide the dynamic yes approach, दोनों ही ट्रू है. ये कह रहा है कि इसमें अब ये ना क्वेश्चन क्या है, इसमें ना थोड़ा ऊपर नीचे आंसर है, वो कैसे, हालांकि इसमें सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन ये देखो क्या कह रहा है. ये कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत वाला बताना है. कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट यस होता है, एकदम करेक्ट है कि कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में, ठीक है. ऑन द अदर साइड हमारे पास यहाँ पर आता है, क्या ये एग्जिबिट करता है द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, या मल्टीपल एग्जांपल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड टू असेस द प्रोग्रेस आता है. यस, सारी चीजें करेक्ट आनी चाहिए. इनकरेक्ट है, अब इनकरेक्ट बता रहा है, तो इनकरेक्ट ना ये वाला गलत है. पता है क्यों, वो इसलिए क्योंकि पोर्टफोलियो ना एक तरीके का प्रोसेस ओरिएंटेड हम मोर कह सकते हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द लर्निंग प्रोग्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट, वी आर नॉट डीलिंग विद ओनली द आउटकम ऑफ द स्टूडेंट. तो बी शुड बी द राइट आंसर, इनकरेक्ट बताना है. हालांकि ए, सी और डी सही कह रहा है, लेकिन ये गलत है, ये वाला इनकरेक्ट है, तो बी शुड बी द राइट आंसर. नाउ क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग हाइपोथेसिस की बात करें, अरेंज करना है, तो सी इज द राइट आंसर. बड़े इजी क्वेश्चन था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था यूजीसी नेट का. नाउ 48, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, एक्सट्रोनोमस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, बड़ा इजी था. इंटरवेनिंग वेरिएबल के अंदर हम कह रहे हैं कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ से ए का 4th, तो डी शुड बी द राइट आंसर. नाउ 49, ये बड़ा मैच करके बताना था, मैच करके आपने बताया होगा. मेरा राइट आंसर इसका बी आया है, क्योंकि मैनेजरियल ग्रेड अप्रोच की बात करी जा रही है विच वाज गिवन बाय द ब्लेक एंड माउंटेन, तो वहां से हो जाना चाहिए था. नेक्स्ट है 40, कौन सा हो गया, 49, नो 50 नंबर क्वेश्चन. ये कह रहा है कि इक्विटेबल सोसाइटी स्ट्राइव टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू इट्स पीपल एंड आल्सो द एक्सीलेंस ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली हैज नॉट बी पॉसिबल, नो. तो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है, सोशल बैरियर रीच का था, दिस इज नो, तो ये इनकरेक्ट है. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शुड इन्वॉल्व वैरायटी ऑफ द स्ट्रेटजी, यस, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट, डिक एंड कैरी मॉडल के अकॉर्डिंग बताना है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने आपको ये इसमें करवाया था. ये देखो जरा, मैंने डिक एंड कैरी मॉडल के पूरे 10 स्टेप बताए थे आपको, तो उन 10 स्टेप को अरेंज करना था. तो वही है आपके पास कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को बनाते हो, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आप यहाँ पे बनाते हो, ठीक है, ये बनाया. फिर बाद में जाके
आपने उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कंडक्ट करा है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कंडक्ट करा है, फिर रिवाइज इंस्ट्रक्शन किया और लास्ट में जाके समेटिव करा है, तो ए शुड बी द राइट आंसर। ये मैंने स्टेप्स कराए थे आपको, ये यूनिट 8th में डिटो स्टेप आए हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फीचर्स ऑफ स्कोप इन इंटीग्रेशन सीक्वेंस कंटिन्यूटी, वेरी गुड, तो करिकुलम डिजाइन प्रीवियस क्वेश्चन है। टेक्निकल, प्रैक्टिकल, इमेंसिपेटरी आर द 3 कंसेप्ट, तो वहां से राइट आंसर क्या है, हेबर्मस ने दिया है टीपीई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको बताने हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर राइट आंसर, तो हमारे पास द राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी अबाउट द डी, क्योंकि प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, मुझे इसमें ना डाउट लगा। अब इनमें से इनकरेक्ट बताना था, क्योंकि असेसमेंट तो फॉर्मेटिव है, बिकॉज वी आर फॉर्मेटिव तरीके से असेस करना चाहते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को। इवैल्यूएशन समेटिव है, असेसमेंट एक प्रोसेस होता है कलेक्शन करने का, रिव्यू करने का, इवैल्यूएशन जजमेंटल होता है, डायग्नोस्टिक होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, लेकिन प्रिस्क्रिप्टिव और सजेस्टिव नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर शुड बी द डी। नेक्स्ट आता है 57, ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पास पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया, तो JW ऑलपोर्ट ने दिया है। The accuracy of the inference, interpretation or action made on the basis of test, तो validity। LMX के बारे में बात करी जा रही है, तो ये गलत, इसका C है, गलत वाला बताना था, क्योंकि LMX लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी आता है, लीडर सबऑर्डिनेट आपस में रिलेशन रखते हैं, आउटकम लेके आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये कह रहा है कि एक रिलेटेड होता है कि लीडर रिलेशनशिप, नो, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एम्फेसिस करते हैं तीनों, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तीनों ही कॉमन जो एक रिलेशन रख रहे हैं वो एम्फेसिस रख रहे हैं ऑन द इंडिविजुअल। नाउ टेस्टिंग, काउंसलिंग, फॉलोअप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वेरी इजी। टेस्टिंग में क्या करते हैं, डायग्नोस कर रहे हैं द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। काउंसलिंग में हमारे पास आता है द ऑर्गेनाइजिंग द फेस टू फेस इंटरेक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉलोअप में हमारे पास 4th आता है ट्रैकिंग, और यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड का 2nd, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में इवेंट ओरिएंटेड होता है, तो यहाँ से हमारे पास पहला इसका राइट आंसर है। नाउ ये मैंने बताया था दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, डिट्टो क्वेश्चन बना है। देखो क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है मैराथन में, तो जो आप मैराथन करते हैं मेरे साथ, प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन सेशन को मिस मत किया करो, लाइव ज्वाइन किया करो और उनको अच्छे से कंसिडर किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यूट्यूब पे स्पेशली लेकर आती हूँ, और इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम अपने पेड कोर्स में पढ़ते हैं, बैच कोर्स में पढ़ते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी से लगना चाहते हो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए, तो बैच कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें डिटेल में हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और जो भी बच्चे बैच कोर्स में थे, तो उनको ये जरूर फील हो रहा होगा कि ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन हमने जैसे कि प्रिपेयर करा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही बने हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ 63 बताइए, तो 63 का राइट आंसर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आता है, वो वेब 4 के अंदर, वेब 3 के अंदर आ जाएगा, वेब 2 में नहीं आता। टेलर्स के मॉडल की बात करें तो हाउ द कंटेंट मैटर बी सिलेक्टेड, नहीं, क्योंकि गलत वाला बताना है, इनमें से कौन सा वाला मिसमैच्ड है। पर्पस होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है, इवैल्यूएशन होता है, लेकिन हाउ कैन कंटेंट मैटर बी सिलेक्टेड गलत है। इंक्वायरी ओरिएंटेड क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। आईडीआर सिस्टम होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनकरेजिंग, रिस्ट्रिक्टिव, IDER सिस्टम, तो ऑल ऑफ द अबव। Which of the following tools at a guidance center can be used for asserting the perspective, तो वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड, क्योंकि हम किसी का एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं और उसके बेसिस पे रिक्रूट कर रहे हैं। Now in which case of the sampling where the sample proportion are made to the different form, तो डिफरेंट फॉर्म की बात करें तो डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आ जाता है। नेक्स्ट सी के प्रसाद ने बताया था फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, पूरी अंबानी की थ्योरी मैंने आपको बताई थी, वहां से जो जियो का जो बताया था कि जियो का जो एक जो अभी आपका बीच में था कि फ्री हमने नेट बांटा था, जो यहाँ पर जियो रिलायंस का, तो वो क्या था, फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। वी वर डिस्कसिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल, इस थ्योरी को। नाउ गांधी जी, औरबिंदो, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर मैच करा था, तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि गांधी जी का बेसिक एजुकेशन यहीं से हो जाना है। मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। विमेन की एजुकेशन की बात करें तो इकोनॉमिक तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने की बात करना चाहते हैं हम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, विमेन एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वाइगॉट्स्की ने क्या दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहीं से आ जाना है। पियाजे ने इंटेलेक्चुअल, और ऑस्बर्न ने पहला, और ब्रूनर ने 4th। नेक्स्ट आता है 74,
कंटेम्प्रेरी मॉडल, कॉम्पिटेंसी मॉडल, डिसिप्लिन मॉडल। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, द ए शुड बी द राइट आंसर। कंटेम्प्रेरी लर्नर सेंटर था, कॉम्पिटेंसी हमारे पास जो मास्टरी की बात कर रहा था वहीं से आ जाना था। डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बड़ा इजी क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन ओरिएंटेड, द कैनोनिकल knowledge of the subject. On the other side, there is a practical, which is the first, procedural, experiential, which is known to be the third, knowledge based on the reality. Next आता है 76 मेटा कैपेबिलिटी। मैंने आपको डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी कराया था यूनिट 7 में, याद हो तो मेटा कैपेबिलिटी, तो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंसेप्चुअल मॉडल, जिसमें मेटा कैपेबिलिटी आती है, एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग लर्निंग को कर सकता है। तो मेटा कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पर, हर एक तरीके की एबिलिटी आती है उसके, सोशल, इमोशनल, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, तो वो सारी चीज़ें आती है। तो डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में आपको बताना है जो मैनिपुलेट करे बोथ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, तो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। 77 नाउ 78 फैक्टोरियल डिजाइन, क्योंकि डिजाइन है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एटलीस्ट वन ऑफ द विच मैनिपुलेटेड और साइमल्टेनियसली स्टडी होता है, तो वहां से फैक्टोरियल डिजाइन आता है। ये भी इजी था, मैचिंग करना था 14 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, जो किसने दिया है, एडवर्ड डिमिंग के द्वारा, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा मैच करके। Now, which of the following statements are true with respect to the features of new social movement? So, new social movement की बात करी जा रही है, which will be the D. सारी चीजें आती है social movements में, काफी ना सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था। Now, inclusive school कमिटेड करता है लर्निंग आउटकम्स को दिखाने में irrespective of the capability. 82 पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं, फिर एजेंडा सेट करते हैं, फिर पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं, अडॉप्शन करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं। वो जो स्टेप्स थे ना 7 तरीके के, वो हमारे पास आए थे। नाउ अब 83 का क्या है, डिलीवरी मेथड। मैंने कहा था एडी मॉडल आएगा, 100% एडी मॉडल आया, देखा मानते हैं कि नहीं मानते आप? तो एडी मॉडल आया, तो एडी मॉडल हमने किया था, है ना, तो उसमें बताया था मैंने कि एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएशन, इसको तो अच्छे से करके ही जाना है। तो एडी मॉडल के अंदर के स्टेप करवाए थे। तो डिलीवरी मेथड, ड्यूरेशन, कंटेंट किस में आता है, डिजाइन में आता है, और डेवलप में प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास आपका डिजाइन आ जाएगा। ये स्टफल बीम मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन में है। इनमें से कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करी जा रही है, तो इसमें क्या क्या आता है मेनली ना, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये स्टफल बीम मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन में सबकी बात करना चाहते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है, फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, हमें सिर्फ बात करना चाहते हैं फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव में क्या है, जो अभी ऑनगोइंग हम करना चाहते हैं, तो उसमें कंटेंट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, और जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे समेटिव आ जाएगा, क्योंकि सफल बीन मॉडल ऑफ करिकुलम इज अ मॉडल विच टॉक्स अबाउट द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन बोथ। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करना चाहते हैं तो कंटेंट, इनपुट एंड प्रोसेस शुड बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मी द डी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि इसने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव पूछा है, समेटिव नहीं पूछा। नाउ 85 इनमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यूजीसी 1953, गलत वाले हटाने थे, करेक्ट बताना था। नाउ ये जो मैल्कम नॉल्स के मॉडल है ना, 6 तरीके के फंडामेंटल, उसमें बताना है, तो वही था, एक तो सेल्फ डायरेक्शन होता है ना, सेल्फ कंसेप्ट जिसको कह रहे हैं, सेल्फ कंसेप्ट यहाँ पर होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो होता है कि मोटिवेशन टू लर्न, रेडीनेस वाला, तो जो आपके पास 5 तरीके के प्रिंसिपल है उसमें से क्या है, तो इनमें से नीड बेस्ड लर्निंग आता है, एक्सपीरियंस आता है, सेल्फ कंसेप्ट आता है, प्रिपेयर्डनेस आता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है, लेकिन सेल्फ एस्टीम नहीं आता। सेल्फ कंसेप्ट आता है, सेल्फ एस्टीम नहीं आता, तो 5 शुड बी द राइट आंसर। नाउ 87 सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, द राइट आंसर द क्वेश्चन इज बी, क्योंकि सोशल इंटेलिजेंस में आप इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कर रहे हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर हम यहाँ पर आर्टिकुलेट करते हैं लिंग्विस्टिक इमेजेस, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो एक्सपेक्ट है हमारे पास वहां से आ जाएगा। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एम्पैथी आ जाता है, जो 5 तरीके के जो करवाए थे ना, 5 कॉम्पिटेंसीज है उसमें, 5 तरीके के कंपोनेंट्स है, तो एम्पैथी वहां से आ जाएगा। नाउ 88 का बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला मे बी द यूज फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनोवा, तो ए इज द राइट आंसर, जो ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय एरर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मॉडल वाज यूज्ड बाय द, ये दोनों ही गलत है, लेकिन ना इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो इसके राइट आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाज नॉट यूज्ड बाय द लेविन फर्स्ट, वो अलग किसी पर्सन ने यूज किया है।
जो आपका यहाँ पर नहीं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी दी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट आता है मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं, यस बिलीव करते हैं, लेकिन एजुकेशन शुड केयर द फुल एम्प्लॉयमेंट, गलत है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, मैंने कहा था यूएनसीआरपीडी आएगा, देखो आया। तो यूएनसीआरपीडी के अंदर एजुकेशन हेल्थ सपोर्ट सर्विसेज की बात करी जाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो नॉट बताना था, तो एम्प्लॉयमेंट शुड बी द राइट आंसर। 92 डीपीईपी देखो कहा था 100% आया, तो देखो क्वेश्चन तो बड़े मस्त आए हैं इसमें, तो हमारे पास राइट आंसर क्या है 1994। नेक्स्ट आता है ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, इंस्टा यूट्यूब वगैरह सब कुछ। 94 का बताओ, अब ये ना बस मैच करना था, इसमें कुछ नहीं। टेलर्स का जो मॉडल है, टेलर्स का मॉडल हमारे पास ये देखो रिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्टिव की बात करता है, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड आ गया। फिर कह रहा है कि स्क्रीवन का गोल फ्री मॉडल है, तो विदाउट रेफरेंसिंग द गोल यहाँ से आ गया, तो इसका सेकंड राइट आंसर है। नाउ 95 आउटपुट इज ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल मेजरेबल, तो कैसा है, तो ये बिहेवियरिस्टिक तरीके का है, बिहेवियरिस्टिक मॉडल हमारे पास कहलाता है। नेक्स्ट है ये 95 96 अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम कल्टिवेट, तो रिफ्लेक्टिव अरेंज करना था, तो गैगने के एसएससीबी डीसीआरपी को अरेंज कर देना था हेराल्कल ऑर्डर में, तो राइट आंसर हमारे पास बी आ जाना है। 97 98 का था रिग्रेशन, ये मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है, वो इसलिए क्योंकि व्हेन हम इसको यूज़ करते हैं अपने रिग्रेशन मॉडल में, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिसके अंदर आपको निकालना होता है कि कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, मतलब क्या एक रिलेशन है, डिफरेंट तरीके के वेरिएबल है, आपस में इनका क्या रिलेशन है विद द डायरेक्शन। तो उसके केसेस में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर नॉट इवन दी रिलेशन ओनली बट ऑल्सो द डायरेक्शन कितना हम परसेंटेज पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इंटरप्रेट डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमारा 0.24 और 0.56 के में बेसिस पे आता है, तो इसका एक इक्वेशनरी वैल्यू है, तो राइट आंसर द क्वेश्चन शुड बी द सी। इसके अलावा आता है 99 विच व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑन फ्रीजिंग मूवी रीफ्रीजिंग, और जनरली तरीके से मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं, तो बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, तो टोटल 100 क्वेश्चन हुए हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करे हैं। तो सेशन कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो आप सबके लिए अभी इवैल्यूएट करा, अभी रात को 12 बजने वाले, तो उससे पहले मैंने आपके लिए डाल दिया, आप ताकि आप आराम से इसको देख सके और अपना जैसा भी रहा आपका रिस्पॉन्सेज उसको चेक कर सके। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा है मुझे ज़रूर फीडबैक प्रोवाइड करना, आपका एग्ज़ाम कैसा गया मुझे ज़रूर बताना। मैराथन सेशन हमने करे थे, उसमें से कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप वो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो सेशंस हमारे जो हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं इन डिटेल अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तो आप बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच कोर्स हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये बैच कोर्स हमारा जून एग्ज़ाम 2024 को टारगेट करा है, और ये जो पर्टिकुलर बैच कोर्स है ये आपके नए सिलेबस को टारगेट कर रहा है, जो आपका आने वाला सिलेबस है, जो अपडेटेड वर्जन ऑफ सिलेबस है उसको ये टारगेट करेगा जून एग्ज़ाम 2024 को यूजीसी नेट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 8 कोर्सेज इंक्लूडेड है फ्रेंड्स। ऐसा कोई भी ऐसा कोर्स नहीं पर्टिकुलर बना जिसमें आपकी इतनी सारी चीज़ें आ जाएगी। 8 कोर्सेज है विद पेपर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वी विल गोइंग टू कवर, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मॉक टेस्ट हो, सीरीज हो, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आएगी पेपर 1 के साथ साथ यूजीसी नेट का पेपर 2। तो ये सारे कंटेंट हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पूरे 8 के 8 कोर्सेज में पूरा कंटेंट पढ़ेंगे यूजीसी नेट का, पूरे मॉक टेस्ट लगाएंगे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 2023 से लेकर 2004 तक, रिवीजन करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, और जो मेरे मैराथन होते हैं आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम से पहले, तो वो भी हम इस बैच कोर्स के अंदर करेंगे, और साथ के साथ पेपर 1 की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके पीडीएफ्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो 8 कोर्सेज है इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने अनुसार
जो भी आप यहाँ पर प्राइस लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, चाहे आप 1 मंथ का एक्सेस लेना चाहते हैं या 2 मंथ का लेना चाहते हैं या 3 मंथ्स का लेना चाहते हैं एक साथ, या 6 महीने का एक साथ आप कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी बार ये आपके लिए एक होता है कि एक साथ नहीं करना चाहते आप परचेज, तो आप कोई बात नहीं, तो आप 2 महीने के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के तौर पे। तो एक तरीके की इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाती है और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लेते हैं अपने अनुसार। ठीक है, कैसा कोई भी अगर आपको क्वेरी है इस पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग या किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो डोंट वरी, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन 9821717461। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ से कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने सभी तरीके की क्वेरी या इस सभी तरीके के जो आपका जो डाउट्स है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखे हैं, पूरे लिंक में आपको मिल जाएगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका सबसे आसान है, जो लिंक आपको शो हो रहा होगा मेरी कम्युनिटी सेक्शन में या इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक शो हो रहा होगा, तो उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसको ज्वाइन करना है। आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऐप के थ्रू भी, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और उसके स्टोर सेक्शन में जाके इस पर्टिकुलर कोर्स को अपने अकॉर्डिंग परचेज कर लो और फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि हमारी क्लासेस यहाँ पे होने वाली है मंडे से, यानी कि 18 दिसंबर से हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो उस क्लास से पहले पहले आपका सेशन यहाँ पे छूटे नहीं, तो उससे पहले अपने कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर इन केस कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर results. Take care everyone. Keep learning, keep growing. Thank you so much.